हेलो गाइस, लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था चेंजेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड थर्मल चेंजेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर चेंजेस या जिसे कहते हैं हिस्टोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट ऑल्सो। तो हिस्टोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब भी हमारा मसल रिलैक्स कंडीशन में होता है तो हमारी एक्टिन फिलामेंट्स, यहाँ पे जो ये थिन वाली है एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है ना, वो मायोसिन फिलामेंट के जस्ट साइड में यहाँ पे होती है, ठीक है। और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो स्लाइड करेगी मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, और जो हमारा एच जोन है वो नैरो हो जाएगा, जेड लाइन्स है वो नज़दीक आएंगे, क्लोजर आएंगे, और सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों का कपलिंग, साथ साथ में रोल ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड स्लाइडिंग मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग से। तो एक्साइटेशन मतलब जो एक्शन पोटेंशियल है जो हमारे मसल को एक्साइट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में सीरीज ऑफ एक्टिविटी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्साइटेड मसल। तो जो मसल है पहले एक्साइट होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म में हमारा जो नर्व इम्पल्स है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आ रहा है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर बाइंड होगा लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल के साथ। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो रहा है तो पहले जनरेट हो रहा है हमारा एंड प्लेट पोटेंशियल, ठीक है। और ये एंड प्लेट पोटेंशियल जब फायरिंग लेवल तक पहुंचेगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अभी ये एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ पे जनरेट हो रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो ये स्प्रेड होगा सार्कोलेमा के थ्रू एंड ये टी ट्यूब्यूल के थ्रू मसल फाइबर के अंदर एंटर हो जाएगा। हाँ, फिर जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ टी ट्यूब्यूल के थ्रू एंटर हो रहा है तो ये टर्मिनल सिस्टर्न, हमने डिस्कस किया है सार्कोट्यूबुलर सिस्टम में, ये जो टर्मिनल सिस्टर्न होते हैं वो एल ट्यूब्यूल के टर्मिनल पार्ट है, वहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो कैल्शियम आयन है वो पास होगा एक्टिन फिलामेंट के टूवर्ड्स, ठीक है। और कैल्शियम ये कपलिंग एजेंट है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, विल डिस्कस। जब हमारा मसल रिलैक्स कंडीशन में होता है तो हमारी जो एक्टिन फिलामेंट है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये एक्टिन फिलामेंट है, उसकी जो एक्टिव साइट है इसके ऊपर, ये एक्टिन फिलामेंट जिसे एफ एक्टिन भी कहते हैं, उसकी एक्टिव साइट के ऊपर ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन ये जो है ना वो उसको कवर करते रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इससे जो हमारा मायोसिन का हेड है वो इसके साथ बाइंड नहीं होगा। अब जब हमारा कैल्शियम आ रहा है, ठीक है ना, हमने जैसे बताया टर्मिनल सिस्टम में से, तो ये कैल्शियम हमारा बाइंड हो रहा है ट्रोपोनिन सी के साथ, ये है हमारा ट्रोपोनिन। और ये जब कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होगा तो ये कैल्शियम और ट्रोपोनिन ये हमारे ट्रोपोमायोसिन जो है उसको पुल करेगा। ये हमारा जो ये फिलामेंट है ना, ये ट्रोपोमायोसिन है, तो उसको पुल करेगा अवे फ्रॉम द एफ एक्टिन, तो उसे एफ एक्टिन से दूर लेके जाएगा, ठीक है। तो अभी ऐसे करने से क्या होगा, जो एक्टिन फिलामेंट है उसका एक्टिव साइट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे वो मायोसिन हेड बाइंड हो सकता है, यहाँ पे ये वाला, तो बनाएगा एक्टिनो मायोसिन कॉम्प्लेक्स। जो मायोसिन हेड है उसके अंदर होता है हिंज वेराइटी, हिंज जॉइंट, इसके अंदर होता है, ये इसका बॉडी पार्ट है, ये इसका बॉडी पार्ट है, फिर यहाँ पे है आर्म है और हेड है, ठीक है। तो जैसे ही ये एक्टिव साइट जो हमारी एक्टिन मॉलिक्यूल की है इसके साथ हेड बाइंड होता है, इसके बाद यहाँ जो हिंज है वहाँ से वो टिल्ट होगा, पहले वो 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री जो है वो हमारा है हाई एनर्जी स्टेट, फिर वहाँ कन्फिग्रेशन, हाई एनर्जी कन्फिग्रेशन, वहाँ से वो ये वाला है, हाँ, फिर वहाँ से वो टिल्ट होकर के 45 डिग्री जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो ये मूवमेंट होगा हेड का, उसकी वजह से हमारी जो एक्टिन फिलामेंट है उसकी मूवमेंट होगी मीडियली सेंटर की तरफ, फिर वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा जब नया एटीपी इसके साथ बाइंड होता है। तो ये हमने बता दिया कि जब मसल रेस्टिंग कंडीशन में है तो ट्रोपोनिन आई है वो बाइंड रहेगा हमारे एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स के साथ, और ट्रोपोमायोसिन जैसे ग्रूव में होता है तो ये हमारे एक्टिन के एक्टिव साइट्स को कवर कर रहा है, ठीक है। और ये इसीलिए ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को रिलैक्सिंग प्रोटीन कहते हैं। एक्टिवेशन, तो जैसे हमने बताया कि कैल्शियम चाहिए, अगर कैल्शियम नहीं है तो हमारा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है वो हमारी एक्टिव साइट से दूर नहीं होगा, ठीक है। और जब एक ट्रोपोनिन हमारा जब रिलीज होता है, एक ट्रोपोनिन, ठीक है ना,
तो हमारी 7 बाइंडिंग साइट्स हैं एक्टिन की, वो अनकवर हो जाती है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो हमारी एक्टिन फिलामेंट्स होती है ये हमारे मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड कर रही है। तो ये जो थियरी उसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी या वॉक अलोंग थियरी या रेडशेड थियरी। तो यहाँ पे जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ सबसे पहले जो हमारा मायोसिन हेड है उसके साथ एटीपी बाइंड होता है। मायोसिन हेड के ऊपर 2 साइड्स होती है, एक एटीपी को बाइंड होने के लिए और दूसरी साइड है वहाँ पे हमारा एक्टिन मॉलिक्यूल बाइंड होता है। ठीक है, तो जैसे एटीपी बाइंड होगा तो हमारा मायोसिन हेड अगर और कोई एक्टिन मॉलिक्यूल से बाइंड हुआ है तो वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये एटीपी है उसका हाइड्रोलिसिस होकर के एडीपी एंड फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, फिर जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है एटीपी का तो एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, और ये एनर्जी हमारा मायोसिन हेड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और मायोसिन हेड का शेप चेंज होगा, जो मैंने बताया वो 90 डिग्री पोजीशन ले लेगा, जिसे कहते हैं कॉक्ड स्टेज और एनर्जाइज स्टेज। एंड इसके बाद ये बाइंड हो रहा है हमारे एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमारा एडीपी एंड फॉस्फेट ये दोनों ग्रेजुअली रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद ये पावर स्ट्रोक देगा। पावर स्ट्रोक मतलब जो एनर्जी है उसकी वजह से ये जो 90 डिग्री पोजीशन है उसमें से 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट्स है वो स्लाइड ओवर हो रहे हैं मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। और अगेन नेक्स्ट साइकिल बिगिन होगा जब हमारा एटीपी बाइंड हो रहा है मायोसिन हेड के साथ, और तब ये जो मायोसिन हेड है वो दूसरे एक्टिन मॉलिक्यूल से डिटैच हो जाएगा। तो ये हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी हो गया। यहाँ पे पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल से बाइंड हुआ है, फिर एटीपी वहाँ से रिलीज़ होगा जब नया एटीपी बाइंड हो रहा है। ठीक है, फिर एटीपी का हाइड्रोलिसिस होकर के एडीपी फॉस्फेट बन रहा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उससे वो बाइंड हो रहा है एक्टिन के साथ, और फिर कन्फिग्रेशन होगा 90 डिग्री से 45 डिग्री और एटीपी एंड फॉस्फेट दोनों रिलीज़ हो जाएंगे। फिर अगेन नया एटीपी आएगा तो ये मॉलिक्यूल से ये डिटैच होगा। तो ये है वॉक अलोंग थियरी। नेक्स्ट है स्टेप्स इन मसल रिलैक्सेशन। जो हमारे कैल्शियम आयन है वो जब तक हमारे सार्कोप्लाज्म में है तब तक मसल रिलैक्स नहीं होगा। तो जब कैल्शियम यहाँ पे बैक जाएंगे सार्कोप्लाज्म में से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तभी ये हमारा मसल रिलैक्स होगा। तो जो रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन है वो भी हमारा एक्टिव प्रोसेस है। तो यहाँ पे जैसे ही कैल्शियम रिमूव होगा तो फिर से हमारा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स आ करके एक्टिन फिलामेंट को कवर कर देगा, और इसके लिए भी एनर्जी चाहिए जो हमारी आ रही है एटीपी में से। अगर आफ्टर डेथ के बाद जब एटीपी नहीं होते तो क्या होता है, ये जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं ना मायोसिन हेड के, वो एक्टिन फिलामेंट के साथ फिक्स हो जाते हैं। तो ये डिटैच नहीं होता जो हेड है मायोसिन का हेड एक्टिन मॉलिक्यूल से, तो मसल रिलैक्स नहीं हो रहा है। ये हमने डिस्कस कर लिया कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने बताया जेड लाइन्स क्लोज आ रही है। ठीक है, आई बैंड की लेंथ डिक्रीज हो रही है, एच जोन डिसअपियर हो रहा है, ए बैंड है उसकी लेंथ रिमेन्स सेम। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो सबसे पहला जैसे हमने बताया मोटर नर्व है वो एक्साइट हो रही है। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन या एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट हो रहा है मोटर नर्व इम्पल्सेस के थ्रू, एंड वो नर्व एंडिंग पे पहुंच रहा है। फिर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जब प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के पास आ रहा है तो कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे। फिर ये कैल्शियम आयंस हमारे जो वेसिकल है उसको रप्चर करके एस्टेलकोलिन को रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, एस्टेलकोलिन बाइंड होगा लाइगेंड गेटेड चैनल के साथ और एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ये ईपीएसपी हमारा पहुंचेगा थ्रेशोल्ड के ऊपर, तो हमारी सोडियम चैनल्स ओपन होगी ज़्यादा से ज़्यादा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अभी ये एक्शन पोटेंशियल हमारा स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, और फिर टी ट्यूब्यूल के थ्रू ये मसल फाइबर के अंदर एंटर हो रहा है, और जैसे ही वो मसल फाइबर के अंदर एंटर होगा कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे टर्मिनल सिस्टम से, और ये कैल्शियम आयन बाइंड होंगे ट्रोपोनिन सी के साथ और रिलीज करेंगे ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, और फिर मसल कंट्रैक्शन होगा। मसल रिलैक्सेशन है वो भी एक्टिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैल्शियम आयन है उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है सार्कोप्लाज्म में से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, एल ट्यूब्यूल के अंदर, और जैसे ही कैल्शियम कम हो जाते हैं तो हमारा जो ट्रोपोनिन सी है उससे कैल्शियम रिमूव हो जाएंगे और ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फिर से हमारी एक्टिव साइट को कवर कर लेंगे एक्टिन मॉलिक्यूल से, तो हमारा मसल रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए, कब चाहिए एनर्जी, तो वो पावर स्ट्रोक देने के लिए एनर्जी चाहिए, वो आ रही है हमारी ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी से। ठीक है,
मायोसिन हेड के पास दो बाइंडिंग साइट्स होती है, एक होती है एटीपी के लिए और दूसरी होती है एक्टिन के लिए, ठीक है। तो मायोसिन हेड है उसके पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है, मतलब जब यहाँ पे एटीपी बाइंड होंगे तो ये उसको ब्रेक डाउन करेगा और एडीपी एंड फॉस्फेट बनाएगा, और एडीपी और फॉस्फेट जब रिलीज होते हैं तो ये हेड टिल्ट होगा। जब हमारा नया एटीपी बाइंड हो रहा है मायोसिन हेड के साथ, तब हमारा मायोसिन हेड डिटैच होगा फ्रॉम प्रीवियसली बाउंड एक्टिन मॉलिक्यूल से, ठीक है। सो नेक्स्ट आ रहा है हमारा केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे एनर्जी जो लिबरेट हो रही है, ठीक है, जब हमारा एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है और एटीपी रीसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन हो रहा है तो एटीपी में से एडीपी फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये एनर्जी यूज़ कहाँ पे हो रही है, एक तो हमारा हो रहा है स्लाइडिंग मैकेनिज्म के लिए ये वाला, ठीक है, और दूसरा एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है हमारा कैल्शियम को फिर से वापस हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ले जाने के लिए। अभी रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी हमारा बन रहा है एडीपी एंड फॉस्फेट में से, तो ये रीसिंथेसिस दो वेज से होगा, एक है क्रिएटिन फॉस्फेट में से और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में से। क्रिएटिन फॉस्फेट है वो हमारा इमीडिएट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो हाई एनर्जी फॉस्फेट जो रिलीज हो रहा है क्रिएटिन फॉस्फेट में से, ठीक है, तो ये बाइंड होगा हमारे एडीपी के साथ, और इसके लिए एंजाइम चाहिए क्रिएटिन फॉस्फेट काइनेज, और जब ये एडीपी के साथ बाइंड हो रहा है फॉस्फेट तो बना रहा है हमारा एटीपी एंड क्रिएटिन, और ये हाई एनर्जी फॉस्फेट है इमीडिएट रिलीज कर रहा है, लेकिन ये हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन को फ्यू सेकंड्स के लिए ही मेंटेन करेगा। दूसरा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये हमारे एनर्जी को रिलीज कर रहा है बाय ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे पाथवे एमिडन मेयर ऑफ पाथवे, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बन रहा है, फिर उसमें से पायरुविक एसिड बनेगा, फिर वो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो 38 एटीपीज बनेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो 2 एटीपीज बनेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट जो हमें फ्यू सेकंड्स के लिए ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये वाला इमीडिएटली मिल रहा है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एनर्जी एटीपी रिलीज करेगा, ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो स्लो रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है और एटीपी रिलीज हो रहा है, ठीक है, और इसे कंटिन्यूस ऑक्सीजन भी चाहिए। यहाँ पे सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, क्रेब्स साइकिल हमने हमारे लोअर स्टैंडर्ड में किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसे फिर से डिस्कस नहीं कर रही। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में हमारे एटीपी कम बन रहे हैं, यहाँ पे तो ही एटीपी बनेगा, यहाँ पे हमारे पायरुविक एसिड है उसमें से लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है। हाँ, और ये जो लैक्टिक एसिड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से, ये हमारा जाएगा लीवर में, और लीवर में ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में और स्टोर हो जाएगा, और जब फिर से एनर्जी ज़रूरत होगी तो ये ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बनेगा और अगेन ये एनर्जी सप्लाई करेगा। नेक्स्ट हमारा पीएच में क्या चेंजेस हो रहा है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जब हमारा मसल रेस्टिंग कंडीशन में है तो पीएच अल्कलाइन होती है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है तो ये पीएच एसिडिक हो जाएगी, और ये क्यों एसिडिक हो रही है, क्योंकि हमारे जो एटीपी है उसका डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, और लेटर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में फिर से अल्कलाइन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे एटीपी फिर से रीसिंथेसिस हो रहे हैं, और एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फिर से एसिडिक हो रही है क्योंकि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड वगैरह एसिड्स बन रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट आ रहा है थर्मल चेंजेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जो रेस्टिंग हीट होती है वो है हमारी हीट प्रोड्यूस्ड इन द मसल एट द रेस्ट, एंड ये रेस्टिंग हीट का कारण है बेसल मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आ रहा है इनिशियल हीट। इनिशियल हीट मतलब हीट जनरेटेड इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग हीट, और ये जनरेट हो रही है ड्यूरिंग मसल एक्टिविटी। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, एक है हीट ऑफ एक्टिवेशन, दूसरा हीट ऑफ शॉर्टनिंग और तीसरा है हीट ऑफ रिलैक्सेशन। तो पहला हीट ऑफ एक्टिवेशन, ये जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है बिफोर हमारा मसल एक्चुअल शॉर्टन या एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उससे पहले। तो इसका हीट प्रोडक्शन का कॉज है जैसे हमारे कैल्शियम आयंस रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम एल ट्यूब्यूल, और इसे मेंटेनेंस हीट भी कहते हैं। सेकेंड है हीट ऑफ शॉर्टनिंग, जब एक्चुअल मसल की शॉर्टनिंग हो रही है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे कहते हैं हीट ऑफ शॉर्टनिंग। और ये हीट प्रोड्यूस हो रही है क्यों, क्योंकि हमारे मायोसिन हेड की मूवमेंट हो रही है और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। थर्ड है हीट ऑफ रिलैक्सेशन, जब मसल हमारा रिलैक्स हो रहा है तब भी हमारा एटीपी ब्रेकडाउन हो रहा है कैल्शियम आयन को बैक एंट्री करवाने के लिए, तो तब भी हीट जनरेट होगी। और थर्ड आ रहा है रिकवरी हीट, जो रिकवरी हीट प्रोड्यूस होगी हमारा एट द एंड ऑफ एक्टिविटी। क्यों ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्यों, क्योंकि हमारी जो केमिकल प्रोसेसेस है जो इन्वॉल्व हुई है रीसिंथेसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस में, जो सब्सटेंसेस हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में ब्रेक डाउन हुई है,
ठीक है। और ये हमारे 30 मिनट्स तक कंटिन्यू रहेंगी आफ्टर हम एक्सरसाइज स्टॉप कर रहे हैं उसके बाद भी। नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है फैंस इफेक्ट। फैंस इफेक्ट मतलब इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द वर्क डन। मतलब ज़्यादा वर्क डन हो रहा है तो ज़्यादा ATPs यूज़ हो रहे हैं और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चेंजेस ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। थैंक यू।